Hello and welcome to my YouTube channel NTR Commerce Classes. Today in economics part A, macroeconomics, I'm going to discuss chapter 5, money. Here is the chapter. पॉइंट्स ऑफ द चैप्टर्स आर मीनिंग एंड एवेल्यूएशन ऑफ मनी। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मनी का मीनिंग और उसका एवेल्यूएशन कैसे हुआ था। फॉर्म्स ऑफ मनी के बारे में पढ़ेंगे, फंक्शंस ऑफ मनी के बारे में पढ़ेंगे और पढ़ेंगे सप्लाई ऑफ मनी, कॉन्सेप्ट ऑफ मनी सप्लाई एंड मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई। इन सब के बारे में हमको पढ़ना है आज। मीनिंग एंड एवोल्यूशन ऑफ मनी की अगर बात करें, अ थिंग विच इज कॉमनली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज कॉल्ड मनी। यानी वो चीज जिस जो कॉमनली एक्सेप्टेड है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, उसको मनी कहते हैं। मनी से पहले बार्टर सिस्टम चलता था जिसमें सामान के बदले सामान को एक्सचेंज किया जाता था, लेकिन उसमें बहुत सारी कमियां थी जिसकी वजह से मनी का एवोल्यूशन हुआ और फिर धीरे धीरे मनी आया। इन ओल्डन डेज गुड्स वर एक्सचेंज्ड फॉर गुड्स, दैट वाज नोन एज बार्टर सिस्टम, देयर वाज नो मनी, ये तो बताया मैंने। इनिशियली coins of gold and silver were introduced as money। गोल्ड और सिल्वर शुरू में शुरुआती दौर में इंट्रोड्यूस किए गए थे एज अ कॉइन and was used as a money. Subsequently, alloy metals was used for coinage। बाद में coinage की तरह alloy metals को इस्तेमाल करने लग गया along with paper money, paper money के साथ साथ। अब origin and evolution of money की अगर बात करें, origin of money is related to the need to facilitate the exchange। मनी का origin actually हुआ था to facilitate the exchange, ताकि exchange को आसान बनाया जा सके। Therefore money is generally defined as a thing that is commonly accepted as a medium of exchange। इसी को मनी को commonly accept किया गया as a medium of exchange। A journey from barter system to e-money। इस चार्ट में हम देखेंगे कैसे बार्टर सिस्टम से ई मनी की तरफ एक जर्नी, पूरी जर्नी स्टेप बाय स्टेप, स्टेजेस बाय स्टेजेस हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे 4 स्टेजेस हैं। पहला स्टेज था मनी का एवोल्यूशन का, वो था बार्टर सिस्टम। उसके बाद दूसरा स्टेज था मेटेलिक करेंसी। तीसरा स्टेज था पेपर मनी आया, मतलब उसके बाद चौथा स्टेज है ई मनी। यानी सबसे पहले बार्टर सिस्टम आया, फिर मेटेलिक करेंसी, फिर पेपर मनी और उसके बाद ई मनी आया। इस तरफ हम देख सकते हैं लेफ्ट साइड में एडवांटेजेस लिखे हैं सबके, यानी हर स्टेज के, और राइट साइड में डिसएडवांटेज लिखे हैं। बार्टर सिस्टम का केवल एक ही एडवांटेज था, वो था फैसिलिटेट द एक्सचेंज। उसके डिसएडवांटेज बहुत ज्यादा हैं, जैसे डिफिकल्टी ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड। डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड का मतलब होता है जो चीज मुझे चाहिए सामने वाले के पास है, लेकिन जो चीज उसको चाहिए वो मेरे पास हो, ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा कोइंसिडेंस कभी कभी ही होता था, तो ये एक दिक्कत थी। दूसरा था लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। वहां कोई मेजरमेंट नहीं था, अपने मनमानी सब करते थे, कितना भी मेजर, 10 बोरे के बदले 1 बोरा चावल, 10 बोरे गेहूं के बदले, ऐसा भी होता था। लैक ऑफ सिस्टम ऑफ फ्यूचर पेमेंट, फ्यूचर पेमेंट का वहां कोई सिस्टम ही नहीं था। लैक ऑफ सिस्टम ऑफ स्टोरेज ऑफ वैल्यू, स्टोर करना भी बहुत मुश्किल होता था। हाई ट्रेडिंग कॉस्ट, ट्रेडिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा होती थी क्योंकि सब अपनी मनमाना रेट लगाते थे। दूसरा बात करते हैं दूसरे स्टेज की, जहां मेटेलिक करेंसी आया, उसकी जो एडवांटेजेस है, ईज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज, सेपरेट द एक्ट ऑफ सेल एंड परचेज। सेपरेट ए सेल और परचेज को सेपरेट किया। एक्सपेंशन ऑफ एक्सपेंडिचर, ये सारी चीजें एडवांटेज थी। डिसएडवांटेज इसमें भी काफी हैं, जैसे डिफिकल्टी टू पे लार्ज ट्रांजेक्शन। इंट्रिंसिक वैल्यू वाज मोर देन फेस वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू फेस वैल्यू से ज्यादा थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू फेस वैल्यू से ज्यादा थी। इंट्रिंसिक वैल्यू, जैसे मान लीजिए 1 रुपए का कॉइन है, जब उसको पिघला के मेटल बनाया जाएगा, उस मेटल का जो कीमत होगा 1.25 रुपया होगा, यानी कि 1 रुपी 25 पैसे। तो वो पैसा वो ज्यादा हुआ ना, तो इंट्रिंसिक वैल्यू फेस वैल्यू से ज्यादा होती थी। हार्ड टू बी स्प्लिट इनटू स्मॉलर डिनोमिनेशन टू कोप अप विद स्मॉलर स्टेट और परचेज। छोटी डिनोमिनेशन के सेल परचेज के लिए बहुत डिफिकल्ट होता था मेटेलिक करेंसी में। इनस्टेबिलिटी इन द वैल्यू, उसके प्राइसेस घटते बढ़ते थे, तो इनस्टेबिलिटी ऑफ वैल्यू रहता था मेटेलिक करेंसी में। यहाँ मेटेलिक करेंसी गोल्ड सिल्वर वगैरह की बात हो रही है। आगे बढ़ते हैं, पेपर मनी के बारे में बात करते हैं। सप्लाई becomes easy and more elastic, does not require reserves of gold and silver, exchange expanded from local to the global market, ease of investment। ये तो एडवांटेज थे। डिसएडवांटेज थे पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सेसिव सर्कुलेशन ऑफ ट्रिगर्ड इन्फ्लेशन, जिसकी वजह से करेंसी ज्यादा, नोट्स ज्यादा हो गए थे, इन्फ्लेशन बढ़ गई।
जाए। फ्रेजाइल टू हैंडल, इनको हैंडल करना बहुत बहुत सेंसिटिव होते हैं, पेपर पतले होते हैं, इनको हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। एक्सेप्टेबिलिटी रिक्वायर्ड ऑन द ट्रस्ट ऑफ द पीपल, कौन एक्सेप्ट करेगा उस पेपर को, वो ट्रस्ट इशू आते थे पेपर मनी में। पेपर मनी में चेक वगैरह भी आएगा तो वो इश्यूज आते थे। पॉसिबिलिटी टू टेक फेक करेंसी इन द सर्कुलेशन, फेक करेंसी की भी, नकली नोटों की भी चांसेस होते थे। ई मनी की बात करें तो इसके एडवांटेज ज्यादा है, डिसएडवांटेज कम है। एडवांटेज क्या है, यूज ऑफ पेपर रिड्यूस हो गया था। अकाउंट ट्रैकिंग बिकम इजी, हमने किसको पेमेंट दिया है, कब दिया है, वो सारा ट्रैक करना आसान हो जाता है। प्रिंटिंग कॉस्ट ऑफ द नोट्स रिड्यूस हो गया। इट इज फैसिलिटेड एनी टाइम एनीवेयर एंड ऑनलाइन बैंकिंग। इंक्रीज द फ्लेक्सिबिलिटी हैज प्रोपेल्ड द वॉल्यूम ऑफ द ट्रेड, ट्रेड को बढ़ा दिया। तो ई मनी से इतने सारे फायदे थे। डिसएडवांटेज क्या है, एक्सेप्टेबिलिटी इशू पर्टिकुलरली इन एलडीसीज, एलडीसीज में एक्सेप्ट करना का सबसे ज्यादा दिक्कत आता था। साइबर क्राइम्स बढ़ गए थे, फ्रॉड एक्टिविटीज बहुत हो गए थे ई मनी से रिलेटेड, बैंक से पैसा निकल जाता था लोगों का। इनकरेज इम्पल्सिव परचेजेस, यानी लोगों के पास ऑनलाइन पेमेंट जब होता था, जो गूगल पे फोन पे से पेमेंट करते थे, तो इनकरेज होता था इम्पल्सिव, यानी मतलब जो चीज जरूरत की भी नहीं होती थी लोग उसको भी परचेज करते थे, परचेज को इम्पल्स कर दिया था इसने। डेफिनेशन ऑफ मनी की बात करें, मनी इज व्हाट मनी डज, मनी वो है जो मनी करती है। इट इज डिफाइंड एज एन इंस्ट्रूमेंट दैट सर्व्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू, मेजर ऑफ वैल्यू एंड स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट। यहाँ पे बात हो रही है मेजर ऑफ वैल्यू एंड स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट। तो यहाँ पे एक एक करके पढ़ते हैं डेफिनेशन के पार्ट्स को। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी एक्सचेंज बिकॉज ऑफ मनी, सही बात है। मेजर ऑफ वैल्यू, वी डिसाइड प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन टर्म्स ऑफ मनी। स्टोर ऑफ वैल्यू, मनी कैन बी सेव्ड एंड स्टोर्ड फॉर फ्यूचर यूज। स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट, मनी सर्व्ड एज अ स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट, फ्यूचर पेमेंट्स की बात कर रहे हैं। यानी मनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, स्टोर ऑफ वैल्यू है, मेजर ऑफ वैल्यू है, स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट, यानी फ्यूचर पेमेंट कर सकते हैं इसके थ्रू। तो ये थी डेफिनेशन ऑफ मनी। आगे बढ़ते हैं। बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज इज सिस्टम इन विच गुड्स फॉर एक्सचेंज फॉर गुड्स, ये आप लोग को पता ही है। ड्रॉबैक्स ऑफ द बार्टर सिस्टम एंड लिमिटेशन, एलिमिनेशन कैसे हुआ। पहला तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स मैंने बता दिया है आपको। लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू, यानी मेजर करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता था। उसके अलावा डिफिकल्टी फॉर फ्यूचर पेमेंट और कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट, डिफिकल्टी ऑफ स्टोरेज ऑफ वैल्यू एंड ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, ये सारा डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। ये सारी कमियां थी जो ड्रॉबैक्स थे जिनकी वजह से बार्टर सिस्टम एलिमिनेट हो गया, हट गया। आगे बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ मनी की बात करें तो मनी, फिएट मनी, फिड्यूशियरी मनी, फुल बॉडीड मनी एंड क्रेडिट मनी। फिएट मनी वो मनी होता है जो गवर्नमेंट की तरफ से मतलब इशू किया गया है, जैसे कि नोट और कॉइन। फिड्यूशियरी मनी वो होता है जैसे चेक हो गया, डीडी वगैरह हो गया। Fiat money refers to the money which is issued by order of the government, by notes or coins. Fiduciary money is the money which is accepted as a medium of exchange because of trust between the payer and the payee. Payer and payee, वही चेक, एक दूसरे पेयर यानी पेमेंट करने वाला, पे यानी पेमेंट पाने वाला, दोनों के बीच में अगर ट्रस्ट बना रहेगा तो वो एक्सचेंज कर सकते हैं, जैसे चेक वगैरह, डीडी वगैरह होता है। Full bodied money, money refers to the money in terms of coins whose commodity value is equal to the money value as and when it these are issued। यानी फुल बॉडीड मनी वो मनी होता है जिसका वैल्यू वही होता है जो उसका फेस वैल्यू होता है, यानी जो कीमत उस पर लिखी होती है। ये कॉइन्स की बात कर रहे हैं। क्रेडिट मनी रिफर्स टू दैट मनी ऑफ विच मनी वैल्यू इज मोर देन द कॉमोडिटी वैल्यू, यानी जो क्रेडिट मनी में कॉमोडिटी वैल्यू से ज्यादा मनी होता है, मतलब कॉमोडिटी वैल्यू से जितने का सामान था उससे ज्यादा वैल्यू रहेगा। यहाँ पे एग्जांपल दिया है फिएट मनी का। लीगल टेंडर होता है इसमें, लीगल टेंडर फॉर डिस्चार्ज ऑफ डेप्ट और ऑब्लिगेशन। लीगल टेंडर दो तरह के होते हैं, लिमिटेड लीगल टेंडर और अनलिमिटेड लीगल टेंडर। लिमिटेड लीगल टेंडर आर ओनली अप टू सर्टेन लिमिट, क्वाइंस लोअर देन 1 रुपी, उनमें लिमिटेड लीगल टेंडर होता है। अनलिमिटेड लीगल टेंडर होता है अप टू एनी लिमिट, जैसे 1 रुपया, 2 रुपया, 1 रुपीज, 2 रुपीज, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 2000। क्वाइंस आर नॉट लोअर देन 1 रुपी, यानी जो क्वाइंस 1 रुपए से कम नहीं होते हैं,
₹1 से ज्यादा, ₹1 या ₹1 से ऊपर होंगे उनमें अनलिमिटेड लीगल टेंडर होता है। लेकिन जो ₹1 से कम होते हैं वो लिमिटेड लीगल टेंडर, यानी लिमिटेड लीगल टेंडर देखते हैं एनी डिनोमिनेशन पॉइंट डज नॉट लोअर देन ₹1 शैल बी लीगल टेंडर फॉर एनी सम नॉट एक्सीडिंग ₹1000। प्रेजेंटली पॉइंट्स ऑफ 50 पैसे, ₹1, ₹2, ₹5 and ₹10 denomination of various size and designs are in circulation। लेकिन 50 पैसे सर्कुलेशन से बाहर हो गया, मीन्स अब नहीं चलता है बहुत से प्लेसेस पे। अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी आपको यहाँ पड़ा है। एज पर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, द ₹1 नोट इशूड अंडर करेंसी ऑर्डिनेंस 1940 आर लीगल टेंडर। फिड्यूसरी मनी एक्सेप्टेड बेस्ड ऑन ट्रस्ट बिटवीन टू पार्टी, यानी पेयर एंड पेई जो बताया था वो देखो यहाँ चेक बना हुआ है, तो ये फिड्यूसरी मनी में आता है। फंक्शंस ऑफ मनी की बात करें तो यहाँ दो फंक्शन ऑफ मनी होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन में आता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू। सेकेंडरी फंक्शन में आता है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, यानी जो कमियां बार्टर सिस्टम में थी वही यहाँ पे फंक्शंस ऑफ द मनी है। यानी कि 5 फंक्शंस है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट, स्टोर ऑफ वैल्यू, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। तो जो पहले के दो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, इनको प्राइमरी फंक्शन में रखा गया है। स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट, स्टोर ऑफ वैल्यू और ट्रांसफर ऑफ वैल्यू को सेकेंडरी फंक्शन में रखा गया है। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। सप्लाई ऑफ मनी की बात करें, मनी, a supply of money is a stock concept, it refers to total stock of money held by the people of a country at a point of time। यानी वो पैसा जो लोगों के पास है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, एक समय में, उसको स्टॉक ऑफ मनी कहते हैं। स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द सप्लायर ऑफ द मनी इज नेवर ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ द मनी सप्लाई इन द कंट्री। यानी जो पैसा गवर्नमेंट के पास या बैंकर्स के पास है वो पैसे को मनी सप्लाई का पार्ट नहीं माना जाएगा। यानी जो पैसा गवर्नमेंट के पास या बैंक के पास है उनको मनी सप्लाई का पार्ट नहीं माना जाएगा, सिर्फ उसी पैसे को माना जाएगा जो पैसा पब्लिक के पास है। Stock of money with the government in the banking system in the country is not considered as the part of money। measure of money की बात करें, मनी सप्लाई की बात करें, C plus DD plus OD, करेंसी विद द पब्लिक। C मतलब करेंसी विद द पब्लिक, DD मतलब डिमांड डिपॉजिट इन द बैंक, OD मतलब अदर डिपॉजिट्स। यानी कि करेंसी विद द पब्लिक यानी लोगों के पास जितना पैसा है, डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक यानी लोगों ने जितना अपना डिमांड डिपॉजिट बैंक्स में पैसा डिपॉजिट रखा है, और अदर डिपॉजिट, इन तीनों को प्लस करते हैं तब जाके मनी सप्लाई निकलता है। तो ये फॉर्मूला है C प्लस DD प्लस OD। कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई की अगर बात करें, करेंसी विद पब्लिक यानी पब्लिक के पास जो करेंसी है, डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक यानी लोगों ने जो पैसा बैंकों में जमा कर रखा है, और इसमें दिया हुआ है डिपॉजिट विद रिजर्व बैंक। ये सारा ही कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई में आता है। उम्मीद है ये सब क्लियर हो गया होगा। मेजर ऑफ मनी आप मेजर करना सीख गए होंगे, M इज इक्वल टू C प्लस DD प्लस OD। ये था हमारा चैप्टर मनी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।